वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ एनटीपीसी, जहां पर हम लोग परमार एसएससी सर के नोट्स को अच्छे से डिटेल में समझने की एवं उसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इन इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं? कार्ल लाइनियस को कहते हैं। और जो टेक्सोनॉमी है वो डील करता है विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अलग तरीके से आ जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स अलग तरीके से आ जाते हैं, वैसे ही उड़ने वाले एनिमल्स उनको अलग तरीके से रखा जाता है, उनका नेमिंग भी अलग तरीके से दिया जाता है। सो जो क्लासिफिकेशन है उससे हमको ईजी होता है कोई भी एनिमल को याद रखने में और उसको समझने में। So this is what taxonomy talks about. So science that deals with naming and classification of living organisms, that is taxonomy. And father of taxonomy is a Carl Linnaeus. Ernst Haeckel is the father of ecology. इकोलॉजी के जो फादर हैं उन वो है अर्नस्ट हैकल, और उन्होंने जो टर्म दिया था इकोलॉजी इन 1860। और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी इसे कहते हैं रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जी को हम इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। एंड जो टर्म जो है इकोसिस्टम है वो गिवन बाय टांसले। टांसले के द्वारा इकोसिस्टम टर्म को दिया गया था। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। इन दिस क्वेश्चन बेसिकली हम लोग डील करेंगे जितने भी तंत्रवादी यंत्र हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल संतूर, सितार, है ना, सारंगी, ये सब जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब के सबसे ग्रेट proponents, those who are tremendously awesome in playing these kinds of तंतुवादी यंत्र। तो संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सबसे प्रोमिनेंट नेम आता है शिव कुमार शर्मा, देन भजन सपोरी, राहुल शर्मा। हम कैसे इसको याद कर सकते हैं? संतूर जो बजाते हैं वो शिव जी की भजन भजन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट शिव कुमार शर्मा एंड भजन सपोरी Rahul Sharma. So these are the three most prominent Santur instrumentalists. Then come to the sitar instrumentalist, Nikhil Banerjee, Buddhatiya Mukherjee, Anushka Shankar, Ustad Vilayat Khan, Ustad Imrat Khan. Now सारंगी सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट नाम आता है उस्ताद बिंदा खान। उस्ताद बिंदा खान। मैंडोलिन सज्जद हुसैन। मैंडोलिन सज्जद हुसैन। So let us move to the question number 18. States having legislative council. जैसा कि हम जानते हैं इन बेसिकली अगर हम देखें पूरे इंडिया में, लाइक सेंट्रल में, तो देर इज इन बेसिकली पार्लियामेंट देर आर टू चैम्बर्स, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राइट। अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा एंड लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। वैसे ही इन स्टेट्स ऑल्सो देर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अपर हाउस कहा जाता है इन द स्टेट्स एक्चुअली, है ना। और जो लोअर हाउस होता है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है ना। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बेसिकली क्रिएट और अबॉलिश किया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि स्टेट्स में है बाय सिंपल मेजॉरिटी, है ना। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका आर्टिकल क्या है? 169 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम मेंबरशिप जो है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकती है 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज लोकसभा ऑफ द स्टेट एक्चुअली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 ही मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अभी प्रेजेंटली देर आर 6 स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड किसने अभी रिसेंटली मांग की है लेजिस्लेटिव काउंसिल होने की, किस स्टेट ने? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आई विल टेल यू। सो here we can learn like this, which are these 6 states having legislative council as well as legislative assembly both। तो है, हम इसको याद कर सकते हैं कबूतम, कबूतम के तहत। सो के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र। तो कबूतम, कबूतम करके हम इसको याद कर सकते हैं। देर आर 6 स्टेट्स विच आर हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में
लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास हो चुका था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे पास होना चाहिए, और वो पार्लियामेंट में जाकर अबॉलिश कर दिया गया बाय सिंपल मेजॉरिटी। सो हमारे वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हुआ। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। गोल गुम्बज। गोल गुम्बज एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है। कहाँ पर है ये कर्नाटका में है। एंड इट इज़ द इंडियाज बिगेस्ट डोम स्ट्रक्चर। बहुत ही बड़ा डोम है इसका। जब भी हम अगर विजिट करने जाए हम लोग, तो हम देखेंगे उसका जो डोम है बहुत बड़ा है। So it is India's biggest dome structure, world's second bigger dome structure. So उस डोम को कैसे बनाया गया होगा, that's quite tremendous. So it was built by आदिल शाह, बीजापुर के थे वो, बीजापुर के फाउंडर थे आदिल शाह जी। एंड आर्किटेक्ट कौन थे? याकुत ऑफ दाबुल। याकुत ऑफ दाबुल आर्किटेक्ट थे। और किसके अंडर में बिल्ट हुआ था? आदिल शाह, हु वाज द फाउंडर ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर बेसिकली बहामनी किंगडम के अंडर पड़ता है। तो जो बहामनी किंगडम था, हम जानते हैं कृष्णा रिवर के ऊपर था, राइट? उसके नीचे विजयनगर था। सो बहामनी किंगडम जो था वो बेसिकली इन इन पांचों रीजन्स में डिवाइड हो चुका था। इन पांचों रीजन में डिवीजन हो गया था इसका। तो अहमदनगर के फाउंडर थे निज़ाम शाह, बीजापुर के आदिल शाह, जहाँ पर ये गोल गोल गुम्बज बना है, इन्होंने बनवाया था। बेरार के फाउंडर कौन थे? अहमद शाह। एंड बीदार के बारिद शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही। कुतुब शाही जो बेसिकली कुली कुतुब शाह थे, उन्होंने चार मीनार को, हैदराबाद के चार मीनार को बिल्ड किया था। एंड जो कोहिनूर का जो हीरा था, हम जो बोलते हैं कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन में है अभी, वो कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा फोर्ट से हमें मिला था। एंड दैट वाज बिल्ट बाय ककातियाज। तो गोलकुंडा फोर्ट जो था वो बिल्ट बाय ककातियाज, और कोहिनूर का हीरा इन्होंने ही फाउंड किया था। एंड नाउ कम टू द बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम जो है वो प्रोविंसेस, इन सब के प्रोविंसेस को बोला जाता है तरफ, एंड गवर्नर को बोला जाता था तरफदार, राइट? नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। It is talking about Mopla rebellion which was happened in 1921 to 22। इस समय और क्या हुआ था हमारे इंडियन हिस्ट्री में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अदर नेम मोपला रिबेलियन का है मपीला रिबेलियन और मालाबार रिबेलियन। हमें पता है मालाबार रीजन कहाँ पर है। इट इज़ बेसिकली केरला का जो कोस्टल एरिया है उसी को मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो वहीं पर ही जो एरिया है उसी को मालाबार रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर रिबेलियन होने का मेन कॉज ये था कि, रीज़न ये था कि पीजेंट्स जो थे वो हिंदू थे एंड ज़मींदार जो थे वो मुस्लिम थे। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे। सो दिस इज़ हाउ द रिबेलियन हैपन। सो इसी रिबेलियन को बोला गया मोपला रिबेलियन, एंड इट वाज स्टार्टेड इन सदर्न पार्ट ऑफ द मालाबार रीजन। सो 1921 से 22 के बीच में हमें पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक हाइट पे था, राइट? बट 1922 में ऐसा क्या हुआ? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने रिवोक कर दिया। सो इन 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1919 में खिलाफत मूवमेंट था जो कि महात्मा गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसके साथ ही मिला लिया था। एंड इन 1921 से 22 तक एका मूवमेंट चला इन यूपी which was led by Madari Pasi। Now let us come to the question number 21। 21 इसमें जो बाबर जो थे सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना व्हेन ही वाज 12 years old। वो कितने साल के थे? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। तो वो 12 साल के थे तभी उन्होंने थ्रोन में बैठे थे फरगना में, बाबर, है ना? और बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो तुजू के बाबरी है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खाने खान। अब्दुल रहीम खाने खाना जी ने इस टर्किश लैंग्वेज के बुक को, ऑटोबायोग्राफी को, तुजू के बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। नाउ सी देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ बाबर। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद चंदा इकट्ठा किया, फिर घर चला गया। तो पहले पानी पिया उसने, फिर खाना खाया, फिर चंदा इकट्ठा किया, फिर घर चला गया। So the first battle of Panipat, which was fought in the year 1526, and he defeated Ibrahim Lodi. So this was the first battle of Panipat. And in the second battle of Khanwa, sorry, in the battle of Khanwa,
दैट इज खाना खाना खाया। तो बैटल ऑफ खानवा में, जो कि 1527 में हुआ था, राणा सांगा को डिफीट किया। देन बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि चंदा इकट्ठा किया, बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 में मेदिनी राय को डिफीट किया। फिर बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, फिर घर चले गए, है ना। तो बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 में इन्होंने अफगान्स को डिफीट किया। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, फिनिश्ड दिल्ली सल्तनत। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, दिल्ली सल्तनत को पूरा फिनिश कर देता है। एंड फर्स्ट टाइम गन पाउडर इस टाइम पे यूज किया गया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। एंड इन्होंने ही तुगलुमा फॉर्मेशन यूज किया था। इसी कारण से इनके कम सैनिक होने के बावजूद इन्होंने बड़ी सेना ऑफ दिल्ली सल्तनत को हरा दिया। तो इन्होंने बेसिकली राइट एंड लेफ्ट से भी अपनी टुकड़ियों को भेजा था। तो जो राइट टुकड़ी को जो संभाल रहे थे वो उनके बेटे थे हुमायूं, तो जो कि इन द फ्यूचर थ्रोन में बैठते हैं। तो बाबर जो है 2 टाइम इनका बरी हुआ था। पहली बार जब उनका जो बरी बरी किया गया था इनकी बॉडी को मरने के बाद आगरा में, फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया सेकेंड टाइम में काबुल अफगानिस्तान में। जो उनकी अभी कब्र है वो काबुल अफगानिस्तान में है। तो नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। जैलियांवाला बाग मैसेक्रे, ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही वेरी पेनफुल, वेरी वेरी disturbing thing that happened that time. So it was happened in 13th April 1919. 13th April 1919. So Jallianwala Bagh massacre happened that time. So उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड। वाइसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड, राइट। प्रीफेस एंड आफ्टरमैथ ऑफ दिस जालियनवाला बाग मैसेक्रे। प्रीफेस, पहले क्या हुआ था? एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी आर्म्स एक्ट पास किया गया, जो कि रॉलैक्ट एक्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इसमें ऐसा क्या था? इसमें क्या ये था कि अगर कोई भी इंडियन एंटी ब्रिटिश एक्ट करेगा तो उसको विदाउट एनी अपील, विदाउट एनी दलील, एनीथिंग, दे विल अरेस्ट दैट पर्सन। सो इसी एक्ट के तहत, और इस एक्ट को बेसिकली ब्लैक एक्ट कहा गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसी एक्ट के तहत अरेस्ट हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। तो इन दोनों के अरेस्ट होने के लिए, अरेस्ट होने के रीज़न से बैसाखी दिन पर पीपल ने सोचा हम लोग गैदर करेंगे, और बैसाखी तो है ही, तो हम लोग गैदर करते हैं। तो वो लोग जलियांवाला बाग में एक साथ गैदर करते हैं। एंड फिर उसके बाद जनरल ई.एम. डायर, नॉट माइकल ओ डायर, ई.एम. डायर ने फायर को स्टार्ट करने का आदेश दे दिया। इसी कारण से बहुत लोग, बहुत तादाद में लोग मारे गए। एंड उसके बाद नाइटहुड का दर्जा जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था वो उन्होंने वापस कर दिया। और ऑल्सो कैसरे हिंद टाइटल रिनाउंस्ड बाय गांधी जी। सो आफ्टर दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी के बाद, इसी इंसिडेंट के बाद स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा। एंड क्यों बंद हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर 2 years? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, है ना। उधम सिंह ने रिवेंज लिया जलियांवाला बाग मैसेक्रे का। इन्होंने किल किया ई.एम. डायर को नहीं, क्योंकि ई.एम. डायर पहले मर चुके थे, जो कि माइकल और डायर, इनको इनको इन्होंने मारा क्योंकि इन्होंने उनको सराहा था, उनके बारे में बहुत अच्छा कहा था कि उन्होंने जो भी किया अच्छा किया। इसीलिए उधम सिंह ने बदला लिया इनको मार के। Now let us move to the question number 23. Project in Uttarakhand. So there is a project in Uttarakhand, Tehri Hydropower Complex. So it is the India's highest dam. Tehri Dam is the India's highest dam, which is a project in Uttarakhand. And शारावती, ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा आता है। शारावती कहाँ पर है? ये बेसिकली कर्नाटका में एक रिवर है जहाँ पर ये जोग वाटरफॉल है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलसोपा, है ना। कोन्या, कोन्या जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, दैट इज अ रिवर एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। चामेरा, चामेरा जो है वो रावी रिवर के पास है ना। चामेरा इज अ रावी रिवर के पास है, गॉट इट।
Now let us move to the dams of Chenab River. Okay, so highest railway bridge, Chenab Rail Bridge in Jammu and Kashmir, and जो डैम है बालीघर, दुल्हस्ती, सिलाल, बालीघर, दुल्हस्ती और सिलाल. Largest dam in India is Bhakra Nangal Dam on Satluj River, which is in Himachal Pradesh. Highest gravity dam is also a Bhakra Nangal Dam. Longest dam is Hirakund Dam, which is on Mahanadi River in Odisha. Okay. Now highest waterfall, that is कुंचिका, वराही रिवर में है. कुंचिका वराही रिवर में है हाईएस्ट वाटरफॉल. एंड शिव समुद्रम, दैट इज इन कावेरी रिवर. शिव समुद्रम, दैट इज इन कावेरी रिवर. Let us move to the question number 24. Theory of relativity. It is associated with whom? It is associated with Albert Einstein. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम जानते हैं, जो कि नोबेल प्राइज इनको इस रिलेटिविटी थ्योरी से नहीं मिला था. हम लोग बहुत सोचते हैं कि इनको इनकी वजह से मिला था, बट एक्चुअली उनको नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, जो कि इन्होंने प्रपाउंड नहीं किया था. वो किया था हेनरिच हर्ट्ज ने इन 1887. लेकिन इन्होंने अच्छे से इसको डिफाइन किया था, लाइक टेलिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है उस हिसाब से. तो उनको 1921 में इसी कारण नोबेल प्राइज मिला था. सो अगर हम देखें तो पहले नोबेल लॉरेट कौन थे? डब्ल्यू सी रॉन्जन, जो जिन्होंने एक्स-रे की खोज की थी. तो ही वाज द फर्स्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन 1901. ओके. नाउ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है प्रपोज किया था 1905 में और पब्लिश हुआ था 1915 में. ओके, बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. नाउ लेट अस मूव. ओके, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज. लाइक इन्हीं के नाम से हर्ट्ज को बोला गया है, राइट? ओके. Now let us move to the question number 25. Net national product is equals to GNP minus depreciation. Okay. So already we have studied about all these things, okay, in the previous class. So it is net national product. Okay. So gross national product minus depreciation. For example, it is the fall in the value of capital goods. लाइक एग्जाम्पल कि अगर मुझे एक बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है ना, वो बिस्किट की फैक्ट्री है. उस बिस्किट की फैक्ट्री में मुझे बिस्किट बनाने वाली मशीन भी चाहिए होगी. मैंने उस बिस्किट बनाने वाली मशीन को 20,000 में खरीदा और उसको मैंने रख दिया. बट हमेशा तो फैक्ट्री का मतलब हमेशा तो वो बिस्किट बनाने वाली मशीन वैसी की वैसी तो नहीं रहेगी, वो भी डेप्रिशिएट करेगी, राइट? वो 10 साल बाद उसकी वैलिडिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, आस्ते आस्ते वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगी. तो अगर 10 साल तक वो चलती है तो आफ्टर 10 ईयर्स मेरा 20,000 जो कैपिटल उसमें आया था वो तो चला जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉल इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स. तो जो पहले ही 10 साल में जब होने वाला है 20,000 मेरा खर्च, उसको मैं जब माइनस कर देता हूँ ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तब मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड नेट नेशनल प्रोडक्ट. And factor cost is equals to market price minus net indirect tax. Okay. Factor cost we know that उसमें क्या क्या सामान हमें लगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाना है मुझे, बिस्किट का एग्जांपल ले लो. बिस्किट बनाने के लिए मुझे आटा चाहिए, आटा के लिए मुझे गेहूं चाहिए, राइट? गेहूं में ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा. अब गेहूं जो है उग रहा है, पीजेंट्स वहां से काट के लेके आ रहे हैं, है ना? काटने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन में आ रहा है, उसमें भी पैसा आ जाएगा. एंड देन आफ्टर वो हमारे पास फैक्ट्री में आएगा, गेहूं से फिर बिस्किट बनेगा, राइट? तो उस फैक्ट्री में कितना खर्चा होगा? तो दिस इज ऑल इन कम्स इन फैक्टर कॉस्ट. ओके, उसमें चीनी भी यूज़ होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स भी यूज़ होंगे. तो वो सारे के सारे फैक्टर कॉस्ट में आ जाते हैं, जो कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है अपने हिसाब से, उसको माइनस करने के बाद हमारा आ जाता है किससे? मार्केट प्राइस से, है ना? मार्केट प्राइस वही होता है ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड हो जाता है इस फैक्टर कॉस्ट में, तब जाके मार्केट प्राइस में हमको चीज़ें मिलती हैं, हम लोग मार्केट में खरीदते हैं उस चीज़ को. जब वो टैक्स में भी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बहुत सारे टैक्सेस, इवन हम अगर कोलगेट भी खरीदते हैं तो कोलगेट में भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है ना? अगर उस टैक्स को हम माइनस कर देंगे तब जाके फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26. But we will do it in the next class. And
I think this is enough for today. So we will do it in next class. Okay, bye bye.